हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं एजुकेशन पेपर का यूनिट 6 जो कि रिलेटेड है हमारा रिसर्च इन एजुकेशन से। एंड रिसर्च इन एजुकेशन में हम उसका पार्ट बी पढ़ रहे हैं और पार्ट ए ऑलरेडी हम फिनिश कर चुके हैं। तो पार्ट बी में भी आपका ये लास्ट टॉपिक है जो कि रिलेटेड है आपका टूल्स ऑफ रिसर्च से। टूल्स ऑफ रिसर्च में हमने पढ़ लिया है रिलायबिलिटी, वैलिडिटी के बारे में। एंड आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेप्स इन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द टेस्ट, यानी कि जो भी हम टेस्ट बनाते हैं रिसर्च में, जो हम अपना टूल बनाते हैं, है ना, तो उस टूल को हम ऐसे ही सैंपल पे अप्लाई नहीं करते हैं, उसको हम स्टैंडर्डाइज करते हैं ताकि वो कि सबके लिए वो एक्सेप्टेबल हो, है ना। तो स्टैंडर्डाइज्ड करने के लिए टेस्ट में कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए जो भी हम टेस्ट बनाते हैं उस टेस्ट को स्टैंडर्डाइज करते हैं, उसको हम मानकीकृत करते हैं। ठीक, तो उसके ही आज की वीडियो में उसी से रिलेटेड हम स्टेप्स पढ़ेंगे। ये स्टेप्स आपके एग्जाम में डायरेक्ट सीक्वेंस में लगाने के लिए आ जाते हैं और बहुत अलग अलग तरीके से यहाँ से क्वेश्चंस पूछ जाते हैं। तो पहला स्टेप है हमारा प्लानिंग ऑफ द टेस्ट, यानी कि जब भी हम कोई टूल बनाएंगे या कोई टेस्ट बनाएंगे तो सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं। सपोज कि वेरिएबल हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस है, तो अब इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड आपके कौन से डायमेंशंस होंगे, किन किन डायमेंशंस को आप इमोशनल इंटेलिजेंस में इंक्लूड करेंगे, है ना, उसमें कौन से आइटम्स होंगे, कितने आइटम्स होंगे, टेस्ट आप किस पे अप्लाई करेंगे, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो टेस्ट बनाने से पहले हम टेस्ट की प्लानिंग करते हैं। इवन हम कोई भी काम करने जाते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं। उसी तरीके से जब हम टेस्ट बनाते हैं तो टेस्ट बनाने से पहले हम जो भी टेस्ट बनाने जा रहे हैं उसकी हम प्लानिंग करते हैं। तो पहले स्टेप में हमारे आती है प्लानिंग। जब टेस्ट की प्लानिंग हम कर लेते हैं देन आता है आपका राइटिंग आइटम्स ऑफ द टेस्ट, यानी कि जब आपने टेस्ट की प्लानिंग कर ली कि आप इमोशनल इंटेलिजेंस पे टेस्ट बनाएंगे, आप इमोशनल इंटेलिजेंस पे टेस्ट बनाने के लिए आप क्या करोगे, उसमें आइटम्स लिखना शुरू करोगे। आइटम्स का मतलब होता है जो भी क्वेश्चनर में जो भी क्वेश्चंस होंगे ना, जो भी स्टेटमेंट्स होंगे, आप क्या करते हो, आइटम्स लिखते हो, आइटम्स ऑफ द टेस्ट। तो सबसे पहले हमने प्लानिंग की, प्लानिंग करने के बाद हमने आइटम्स लिखना शुरू किए। आइटम्स लिखने शुरू करने के बाद हमारा आता है प्रीलिमिनरी एडमिनिस्ट्रेशन। प्रीलिमिनरी एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि हम मतलब एक्सपेरिमेंटल ट्राई आउट आप उसको बोल सकते हैं, कि जब आपने आइटम्स बना लिए, आइटम्स बनाने के बाद आप पहले मतलब मेन सैंपल तक पहुंचने से पहले आप पहले छोटे लेवल पे इसको एडमिनिस्टर करके देखते हैं। ये होता है हमारा प्रीलिमिनरी एडमिनिस्ट्रेशन। अब प्रीलिमिनरी एडमिनिस्ट्रेशन में आपका मेन पॉइंट आता है आइटम एनालिसिस। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, आइटम एनालिसिस। आइटम एनालिसिस का मतलब ये है कि जब आपने यहाँ पे आइटम्स बना लिए, आइटम एनालिसिस में फिर आप करेंगे, आप रिव्यू करोगे आइटम्स को कि जो भी आपने आइटम्स बनाए हैं वो सही है कि नहीं है। आइटम्स को आपने रिव्यू कर लिए, आइटम्स को आप एडिट करोगे ना, जो भी आप क्वेश्चंस बनाओगे उसकी आप लैंग्वेज देखोगे, उसकी फ्रेमिंग देखोगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई, जी आती है हमारी आइटम एनालिसिस के अंदर। अब आइटम एनालिसिस में भी 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। वो है आपका पहला डिफिकल्टी वैल्यू, दूसरा है आपका डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स एंड तीसरा है आपका डिस्ट्रैक्टर्स। ठीक है, डिफिकल्टी वैल्यू का मतलब ये है कि जो भी आइटम्स आपने अपने टेस्ट में रखे हैं वो कितनी डिफिकल्ट है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी डिफिकल्टी वैल्यू क्या होती है, आप पहले ओवरव्यू ले लीजिए। फिर है आपका डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स। डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स का मतलब ये है कि जो भी आपने आइटम्स बनाए हैं वो आइटम्स आपस में कितना डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, है ना, कितना वेरिएशन है उसमें। ऐसा तो नहीं कि आपने सारे एक जैसे आइटम्स ही रख दिए। तो आइटम्स में डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स होना भी बहुत जरूरी होता है। देन आपका पॉइंट है डिस्ट्रैक्टर्स। डिस्ट्रैक्टर्स का मतलब ये है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप कोई एग्जाम देने जाते हैं तो जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, अब उन 4 ऑप्शंस में वो चारों जो ऑप्शंस दिए होते हैं वो बहुत ही सिमिलर, एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रैक्टर्स बोलते हैं, ताकि जो भी एग्जामिनी
टेस्ट दे रहा है वो डिस्ट्रैक्ट हो उसका, है ना, ताकि वो क्वेश्चंस को गलत कर दे। तो इसीलिए क्वेश्चंस में हमें डिस्ट्रैक्टर्स भी डालने होते हैं ताकि वहां पे अपनी विजडम का यूज करके आप सही आंसर को मार्क करें। तो ये है आपका आइटम एनालिसिस, यानी कि जब हम प्रिलिमिनरी एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो उसके अंदर आपके ये सारे पॉइंट्स आप इनमें देखोगे। सबसे पहले आप आइटम एनालिसिस करेंगे। आइटम एनालिसिस करने के बाद जो भी आइटम्स हैं आपके, उसकी डिफिकल्टी वैल्यू क्या है, उसके डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स, एंड देन उसमें कैसे डिस्ट्रैक्टर्स हैं, इन सारी चीज़ों को भी हम ध्यान में रखते हैं। अब हम बात करते हैं डिफिकल्टी वैल्यू की। डिफिकल्टी वैल्यू क्या है कि जैसे कि कितने परसेंट, है ना, कितने प्रपोर्शन में या कितने परसेंट लोगों ने जो भी आपका एक आइटम है उसको करेक्ट किया या गलत किया। ठीक, सपोज कि जो भी आपका आपने एक आइटम रखा, एक क्वेश्चन बनाया, उसको सिर्फ 3% लोगों ने ही सही किया, है ना, यानी कि 3% लोगों ने ही उसको सही अटेम्प्ट किया। तो इसका मतलब क्या है कि जो वो आपने आइटम लगाया है, जो आइटम डाला है अपने क्वेश्चनर में, उसकी वो कैसा है, डिफिकल्ट है ना। तो जब आपका आइटम डिफिकल्ट होगा तभी कम प्रपोर्शन में लोग उसको सही कर पाएंगे। ठीक, अगर जो सपोज आपका आइटम ऐसा है जिसको 80% लोग या 70% लोग सही कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका आइटम है वो इजी है। ठीक, तो डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू में हम ये सारी चीजें देखते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू क्या है कि कितने प्रपोर्शन लोगों ने एक आइटम को करेक्ट रिस्पॉन्स दिया है या रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया है, वो चीजें हम देखते हैं। ठीक, अब डिफिकल्टी वैल्यू की एक रेंज होती है। जैसे बात करेंगे 0 से 0.20 के बीच में, तो आप ये कहेंगे कि जो आपका टेस्ट है, यानी कि जो भी इसकी आइटम की डिफिकल्टी वैल्यू क्या है, वेरी हाई। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले में हम रख के हम आइटम की डिफिकल्टी वैल्यू फाइंड करते हैं। बट आपको इतना नहीं जानना है, आप रेंज जान लीजिए क्या होती है। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे 0 से 0.20 के बीच में, तो हम ये कहते हैं कि जो भी हमारा आइटम है वो क्या है, हाई डिफिकल्ट है, यानी कि वेरी हाई डिफिकल्टी वैल्यू है उसकी। और जब हम बात करेंगे एक तो क्या हमारा 0 से 0.20 यानी कि वेरी हाई डिस्क्रिमिनेशन डिफिकल्टी वैल्यू। देन जब हम बात करेंगे 0.21 से 0.8 की, इसका मतलब क्या है कि जो आपका डिफिकल्टी वैल्यू है वो मॉडरेट है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका मॉडरेट। देन जब हम बात करेंगे 0.8 से 1 की, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आपका आइटम है वो बहुत इजी है, वेरी इजी। तो ये वैल्यू आप याद रखिएगा कि जब हम डिफिकल्टी वैल्यू की बात करेंगे तो इसमें हमारी 3 रेंज आती है। पहली है 0 से 0.20 यानी योर आइटम इज हाईली डिफिकल्ट। देन है आपका 0.21 से 0.8 यानी कि मॉडरेट, आइटम की जो डिफिकल्टी वैल्यू है वो मॉडरेट है। जब बात करेंगे 0.81 से 1 की, तो जो आपकी आइटम है वो क्या है, वेरी इजी है। तो आई होप आपको थर्ड स्टेप इजी समझ में आया होगा। जब हम ये सारी चीजें कर लेते हैं तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप है हमारा रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट, यानी कि जब हमने डिफिकल्टी वैल्यू, डिस्ट्रैक्टर, डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स, ये सारी चीजें देख ली, तब हम बढ़ते हैं कि जो भी हमने टेस्ट बनाया है उस टेस्ट की रिलायबिलिटी क्या है ना। तो रिलायबिलिटी में भी आप टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वो सारी चीजें नहीं कि स्प्लिट हाफ करके भी आप देख सकते हैं, पुडर रिचर्डसन भी लगा सकते हैं, है ना, और टेस्ट रिटेस्ट भी लगा सकते हैं, स्प्लिट हाफ, ब्राउन फॉर्मूला, है ना। तो बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप अपने टेस्ट की रिलायबिलिटी को निकाल सकते हैं, बता सकते हैं कि आपका टेस्ट कितना रिलायबल है। ठीक है, तो रिलायबल होने के बाद हम निकालेंगे वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट। ठीक है, तो रिलायबिलिटी हमने देख ली टेस्ट की, फिर हम वैलिडिटी देखते हैं, उसके बाद हम बनाते हैं नॉर्म्स। ठीक है, नॉर्म्स बनाने के बाद आप बनाएंगे मैनुअल, यानी मैनुअल में क्या आता है कि जो टेस्ट आपने बनाया है उसको कैसे एडमिनिस्टर किया जाएगा, उसमें एक मैनुअल में सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। तो जब आप अपने टेस्ट को आप स्टैंडर्डाइज्ड करते हैं तो इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए आखिरी में आपको मैनुअल बनाना होता है।
ठीक है, आप लोगों ने बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट किए होंगे, तो साइकोलॉजिकल टेस्ट करने के लिए आपको एक मैनुअल दिया जाता है, उस मैनुअल में सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। ठीक है, तो ये है आपका स्टेप्स इन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेस्ट। पहला है प्लानिंग ऑफ द टेस्ट, देन है राइटिंग आइटम्स ऑफ द टेस्ट, प्रिलिमिनरी एडमिनिस्ट्रेशन, रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनल टेस्ट, वैलिडिटी ऑफ द फाइनल टेस्ट, देन है आपके नॉर्म्स एंड मैनुअल। तो आई होप आपको ये स्टेप्स इजीली समझ में आए होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे सीक्वेंस में लगाने के लिए बोलता है, तो ये डायरेक्ट कह सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ये आपको गलत नहीं होना चाहिए। आप इनको लर्न कर लीजिए निमोनिक बना के या कैसे भी बहुत इजी है। देन आपको याद रखने वाली चीज़ें ये हैं कि डिफिकल्टी वैल्यू क्या होती है ना, डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स क्या है, डिस्ट्रैक्टर्स क्या होते हैं, इनको आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा, मैंने आपको ये रेंज बता दी कि डिफिकल्टी वैल्यू में कब आपका जो आइटम है वो हाई होगा, मॉडरेट होगा कि इजी होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको आपकी मेमोरी बेस्ड है, आपको याद रखना है। अब हम करेंगे एक क्वेश्चन जो कि रिलेटेड है आपका स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द टेस्टिंग। तो बोर्ड पे आपको दो क्वेश्चन दिख रहे होंगे, ये दोनों क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और स्टेप्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द टेस्ट से ही आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू आइटम एनालिसिस। यानी इस नोट को आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ ये पूछा गया है कि इनमें इन ऑप्शंस में से कौन सा आइटम एनालिसिस से रिलेटेड नहीं है। तो अभी जब मैंने आपको आइटम एनालिसिस बताया था तो उसमें कुछ पार्ट्स बताए थे, यानी ये क्वेश्चन वहां से आता है। देखिए इतना डीप क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो पहला ऑप्शन है रिलायबिलिटी कोफिशिएंट, सेकेंड ऑप्शन इज आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स, देन है आइटम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स एंड देन है नन ऑफ द अबव। तो जब हमने बात की थी आइटम एनालिसिस की तो उसमें हमारे तीन पार्ट थे। पहला पार्ट था डिफिकल्टी वैल्यू, दूसरा पार्ट था डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स एंड तीसरा पार्ट था हमारा डिस्ट्रैक्टर्स। तो इन तीनों में से इसमें पूछा कौन सा नहीं है, तो रिलायबिलिटी कोफिशिएंट आपका आइटम एनालिसिस में नहीं आता है। रिलायबिलिटी कोफिशिएंट हमने अलग से स्टेप पढ़ा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिलायबिलिटी कोफिशिएंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नॉर्म्स आर डेवलप्ड फॉर द साइकोलॉजिकल टेस्ट एट द टाइम ऑफ देयर। यानी कि जो नॉर्म्स होते हैं वो हम कब बनाते हैं। ठीक है, आपसे ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, यानी कि जो भी टेस्ट आप करेंगे कंस्ट्रक्शन के टाइम पे आप नॉर्म बनाएंगे, कि स्टैंडर्डाइजेशन के टाइम पे आप नॉर्म्स बनाएंगे, कि एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम बनाएंगे, या नन ऑफ द अबव। तो अभी हमने स्टेप्स पढ़े और उसमें हमने देखा कि जब हम टेस्ट को स्टैंडर्डाइज्ड करते हैं तब हम नॉर्म्स को बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, स्टैंडर्डाइजेशन। तो इस तरीके से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब भी आप स्टेप्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन पढ़िए तो उसके थोड़ा सा इंसाइट डेवलप करिए कि किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट सीक्वेंस वाला है जो कि आप लगा लेंगे, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन इस तरीके से हैं, देखिए आपने पूरा स्टेप्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन पढ़ लिया, अब आपको अप्लाई करना आना चाहिए कि जो आपने पढ़ा है उस पढ़ी हुई नॉलेज को आप क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये आप तभी कर पाएंगे जब आप कॉन्सेप्ट को ईजिली या बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। दूसरी बात, जब आप उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि एक टॉपिक से रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आई होप आपको स्टेप्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द टेस्ट इजली समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर जो वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।